जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जो कि रूपमणि पब्लिकेशन का है। इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में केवल जीके जीएस करेंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा और इंग्लिश मैथ रीजनिंग को जो है दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर इस क्लास की पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाएं में जो है गौतम बुद्ध के जो है पूर्व जन्मों की कथाएं संकलित हैं। और बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म का मुख्य पवित्र ग्रंथ त्रिपिटका है तथा बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है शामिल नहीं था, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अचल का प्रशासक बनाया गया था। तो वह जो है आपका तक्षशिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया था तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, तो वह भूभाग आपका दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था जो बाबर के अधीन आ गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो ये जो है आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत में अभी तक जो है 3 लड़ाइयाँ हुई हैं और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार बम और तोपों का भी प्रयोग किया गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है सोलंकी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांत प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें लॉर्ड कर्जन का समयकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक जो है रहा है और बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लिया गया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा 1915 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा अपने 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ की थी। तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। साथ ही बता दें, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में
भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा को जो है विलियम बेंटिंक द्वारा लागू किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को जो है खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस खिलाफत आंदोलन का जो है सहयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग अक्टूबर 1986 को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में निर्धारित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूध गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह आपकी जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और यह झेलम नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है? तो भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा जो है आपकी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरती है और यह मानक रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलती है। तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि यह ग्रीनविच समय रेखा से कितने घंटे आगे या पीछे है? तो यह 5.5 घंटे आगे जो है चलती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार पर बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी पठार पर पवन विमुखी ढाल पर है, इसलिए जो है दक्षिणी पठार पर बहुत कम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणी का पठार पवन विमुखी ढाल पर स्थित होने के कारण यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक गरीबी उपशयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम आरंभ किए गए थे? तो पहला कह रहा है नागरिक गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, ये आपका राइट है। दूसरा है जवाहर रोजगार योजना 1989, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरयुक्त सभी जो है नागरिक गरीबी उपशयन हेतु जो है कार्यक्रम चलाए गए थे। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए जो है वित्त व्यवस्था इसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटे का तात्पर्य जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुल व्यय माइनस कुल आय, यही आपका जो है राजकीय कोषीय घाटे से तात्पर्य रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिमांड क्राफ्ट को क्रॉस क्यों लिखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुगतान बैंक खाते द्वारा ही किया जा सके, इसलिए जो है डिमांड क्राफ्ट को क्रॉस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नियंत्रण उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो राज्य नियंत्रण उद्योगों को सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, ये सभी के सभी नामों से संबोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों, राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह, यही आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है और अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किसके संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध से अभियुक्तों दोहरे दंड एवं स्व अभिव्यंजन के संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्ध के प्रावधानों को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर बात करें अदर ऑप्शनों की, अनुच्छेद 19 तो यह आपके वाक की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो यह प्राण और दैविक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है ये, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता के प्रावधानों को बताता है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्ध के प्रावधानों को बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग के सामने जो है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका जो है दायर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद के 324 जो है में इसका प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, यदि कार्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तौला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से क्या होगा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कम होगा, क्योंकि कार्क का घनत्व पत्थर के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो है यह कम होगा। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाती है, तो डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, अंतःकोश की पाचन से संबंधित कोश की संरचना है, तो अंतःकोश की पाचन से संबंधित कोश का लाइसोसोम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोश का शक्ति केंद्र कहा जाता है। और बात करें दोस्तों राइबोसोम की, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम जो है अंतःकोश की पाचन से संबंधित कोशिका है। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हार्मोन्स ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टेस्टोस्टेरोन यही आपका जो है ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाला प्राणियों नरों में जो है गौण लैंगिक लक्षण है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है। M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र होगा। तो दोस्तों यहाँ से M का परमाणु क्रमांक 30 कह रहा है और N का परमाणु क्रमांक आपका जो है 15 बता रहा है। तो इनकी संयोजकता M वाले तत्व की संयोजकता 2 होगी और इसकी संयोजकता 3 होगी। तो इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये जो 3 संयोजकता है M के साथ हो जाएगी और 2 संयोजकता N के साथ हो जाएगी। तो इसका फार्मूला M3N2 बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला जो है अणुसूत्र M2N3 बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का है। कह रहा है अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद अतिधन आचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा और इसमें यण स्वर संधि है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो पुरस्कार का विलोम शब्द आप सभी को पता होगा तिरस्कार होता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसकी स्त्री मर गई हो, तो जिसकी स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ मेहनत ना करना, यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका गलत लिखा है। सन्यासी यही आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर का है। दोस्तों आपके क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों पर ही डिस्कस किए जाएंगे। अदर सब्जेक्टों के जो है क्लासेस अदर वीडियो में कवर किए जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ किसने ली है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है G20 टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है। तो बताइए भाई राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में जो है G20 टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की जो है बैठक हुई है। और अगर बात करें जो दोस्तों G20 के गठन की, तो इसका गठन जो है 1999 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो है रोहित शर्मा जो है तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इस कोल्लम की, तो यह जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 57 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं। तो जादूनामा के
लेखक जावेद अख्तर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी जो है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई ने जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए 2025 के लिए चुना गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 4 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और अब बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो गुड अर्थ पुस्तक जो है पल्स एस बक की है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पल्स एस बक की द्वारा जो है गुड अर्थ नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 63 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया है? तो पश्चिमी घाट को वर्ष 2012 में जो है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है? तो यह आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनोरू यामासाकी। यही आपका जो है विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद था, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 67 नंबर का है। कह रहा है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो आपकी मैक्सिको की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की जो है मुद्रा वान है। और बात करें जापान की, तो जापान की मुद्रा जो है एन है। कई एग्जामों में पूछी गई है और ये बहुत पूछी जाती है दोस्तों। और बात करें दोस्तों इटली की, तो इटली की मुद्रा जो है यूरो है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है आपका भारोत्तोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति आनंद विश्वनाथन थे, तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो है विश्वनाथन आनंद थे, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही आपका गलत दिया हुआ है, पेंच गढ़वाल, जबकि पेंच जो है आपका गढ़वाल में नहीं, यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आपका किसी प्रकार का डाउट या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जो है आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।